एक ऐसी राजकुमारी जिसे देखने के लिए कितने ही राजकुमार, राजा महाराजा और युवाओं ने अपनी जान गंवाई। यह बात है भानगढ़ राज्य की राजकुमारी चित्रा की, जो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी काली गहरी झील सी आंखों में सभी को डूब जाने का मन करता था। राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे कई राज्य दूर गांव में थे, क्योंकि चित्रा की सुंदरता की सब कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक उस राजकुमारी को किसी ने देखा ही नहीं था। रानी के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और न ही उनकी माताजी हैं। पिता की मृत्यु के बाद वो ही अपने राज्य को संभाल रही थी। वो रोज एक सभा लगाती थी और उस सभा में सिर्फ उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से कई लोग आते थे। कई राजकुमार और राजा भी चित्रा को देखने आते थे। राजकुमारी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार न सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राजा में युद्ध भी होते थे। भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती थी, तब उसकी आवाज पर ही न जाने कितने श्रोता मोहित हो जाते। रानी बहुत चतुर थी, अपने राज्य पर आक्रमण न हो जाए और कोई उसे पाने के लिए सभा में ही उसे उठा ना ले जाए। इसीलिए रानी ने पहली ही सभा में यह घोषणा करवा दी थी कि वो अपने शयन कक्ष में ही बिना पर्दे के रहती है। उसके शयन कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी को देख लेगा तो वो रानी उसी से विवाह कर लेंगी। अगर ऐसा ना करके वो सेना लेकर हमें जितने आया तो समझा जाएगा कि वो कायर है। रानी की चतुराई के कारण कोई भी उसके राज्य पर हमला नहीं करता था। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था। कोई भी रानी तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाया था। हर रात कई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते थे, लेकिन अगले दिन उनकी देह में प्राण ही नहीं बचते थे। अभी तक कोई भी रानी के शयन कक्ष तक जाने वाले चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था। और महल में रानी का कक्ष कहाँ है, किसी को आज तक पता भी नहीं चल पाया था। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नजरों से कोई भी बच नहीं पाया था। बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना में ही थी। रानी के लिए न जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता को देख नहीं पाया। उसी राज्य में एक युवक था जिसका नाम था सरस युवक। बड़ा ही साधारण था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। उसे इस तरह एक स्त्री के लिए लोगों का मरना बड़ा दुखी करता था। वो कई को समझाता भी था कि दिन रात एक अनदेखी रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया हो। एक रात उसके गांव का एक नवयुवक रानी को देखने की चेष्टा में महल में आया और अपने प्राण गंवा बैठा। वो युवक सरस का मित्र भी था। उस दिन सरस बहुत रोया और मन में बस एक ही विचार कर रहा था कि इसका अंत कब और कैसे होगा। फिर सरस पूरी रात्रि जाग के अपने मन में विचार करता रहा और सुबह होते ही सरस रानी की सभी में शामिल हुआ। सुबह वो रानी की सभा के बाद पहरेदार के प्रमुख से मिला और कहा कि वो भी रानी की सेवा में सेना में शामिल होना चाहता है। प्रमुख ने कहा, अगर उसे सभा में शामिल होना है तो उसे युद्ध करके जीतना होगा। सरस मान गया। उसने युद्ध किया, लेकिन उसके सामने वाला इतना बलशाली था कि सरस को पछाड़ दिया और सरस हार गया। ये देख उस सैनिक के प्रमुख ने उससे कहा कि यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हें देखते ही मैं जान गया कि तुम युद्ध के लिए नहीं बने। सरस बोला कि वो उसे किसी भी काम के लिए रख ले, वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। सैनिक का प्रमुख हंसते हुए बोला, और तुम्हें क्या आता है जो हम तुम्हें रख ले? सरस बोला कि वो अच्छा भोजन बना सकता है और पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है। वो उन सब की जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने वाले समूह में शामिल हो गया। करीब 6 माह तक सरस मन लगाकर सेवा करता रहा। इस दौरान रानी को देखने की चाह लिए युवक भी आते रहे और अपने प्राण गंवाते रहे। फिर एक रात्रि लगभग 2 बजे सरस ने रसोई घर में खीर बनाई और सभी पहरेदारों को खीर पारोसी। कई ने मना किया कि उन्हें सचेत रहना, लेकिन उसने कहा कि आज कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरत चांदनी रात है कि चांद को देखते ही नींद आती है और कोई मूर्ख ही होगा जो आज यहाँ आएगा। सभी पहरेदार को उसने खीर खिला दी। खीर खाने के कुछ समय बाद सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। सरस ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी और सरस अब जल्दी जल्दी रानी का कक्ष ढूंढने लगा। माह से वो यहाँ है, लेकिन इतना सख्त पहरा और पाबंदी है कि उसे भी पता नहीं है कि रानी किस कक्ष में सोती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सरस को अब चिंता होने लगी, क्योंकि नशे की दवा का असर कभी भी समाप्त हो सकता था। फिर उसे एक चौक में नीचे तलघर में जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो जैसे ही उस रास्ते पर गया, वहां कक्ष के बाहर ही 2 पहरेदार और थे, जिसका उसे पता ही नहीं था। वो छुप गया और विचार करने लगा कि अब वह क्या करे।
फिर उसने दीवार पर अपना सर दे मारा और उन पहरेदार की तरफ लड़खड़ाता हुआ गया। उसके सर से खून निकलता देख पहरेदार को लगा कि इस बार उन्हें भी शायद जगह छोड़ ऊपर जाकर लड़ना होगा, इसलिए दोनों अपना द्वार छोड़ लड़ने के लिए ऊपर भागे। उनके जाते ही सरस खड़ा हुआ द्वार सामने था और रानी भीतर कक्ष में थी। एक बार के लिए तो उसकी धड़कनें भी तेज हो गईं। जिसे कभी किसी ने नहीं देखा है उसे वो आज देखने जा रहा है। उसने द्वार खोलने के लिए द्वार पर हाथ लगाया और धक्का मारा, लेकिन वो द्वार नहीं खुला। द्वार पर ही नीचे एक बड़ा ताला लगा था, उसे दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जान गई, क्योंकि कुछ समय में पहरेदार होश में आ जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। उसने कैसे सोच लिया कि जिस रानी के लिए इतने पहरेदार लगे हैं उसके द्वार पर कोई ताला नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि पहरेदार की चाबी उनके भागते वक्त वहीं गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कक्ष के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद किया और फिर ताला लगा लिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया एक आलीशान कक्ष। सुगंधित पुष्प भांति वो कक्ष सुगंध दे रहा था, लेकिन कक्ष में प्रकाश कम था, इसलिए उसे कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। और वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबराकर उठकर बैठ गई। रानी के कक्ष में पहली बार कोई आया था। रानी ने पहले अपने चेहरे पर पर्दा किया, फिर लड़खड़ाते शब्दों से पूछा, कौन है? सरस बोला, अभी तक तो साधारण हूं, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है कि साधारण ना रहूं। रानी घबराकर खड़ी हो गई। सरस बोला कि अब ये पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कक्ष तक आ गया। अब तो मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली। अब तो प्रकाश में आ जाइए। रानी ने अपना पर्दा हटाया और प्रकाश में आई युवक सरस ने देखा और चौंक गया, क्योंकि लोगों के द्वारा रानी की जिस तरह की कल्पना की जा रही थी, रानी उसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रंग बहुत ही साफ था और चेहरे पर इतना तेज और आभा थी कि सरस उसे देखता ही रह गया। सरस मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, इसलिए आप अपना चेहरा छिपाए बैठी थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खूबसूरती के आगे कोई भी तुम्हारे योग्य नहीं है, इसीलिए इतने युवक मारे जाते थे और आप अपना चेहरा किसी को भी दिखाना उचित नहीं समझती थी। रानी अब सर नीचे कर चुपचाप सरस की बात सुन रही थी। फिर रानी कहती है, स्त्री सुंदर हो तो सभी विवाह करता है, लेकिन जब वह सुंदर ना हो तो कौन विवाह करता है? क्या तुम अब मुझे देखने के बाद मुझसे विवाह नहीं करोगे? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो मुझे पता है। सुंदर चीजों का शौक किसे नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों तक जरा सोचो, एक अकेली स्त्री, वो भी अगर सुंदर हो, तो कैसे और कब तक अपने राज्य को बचा पाती? यह मेरी चतुराई है कि मैं अभी तक यहाँ की रानी हूं, किसी के अधीन नहीं हूं। सरस बोला, तुम्हारी चतुराई ने न जाने कितनों के प्राण लिए, तुम्हें पता भी है। रानी बोली, प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदर स्त्री की चाह ने ली है। तुम बताओ, अगर तुम पहले ही जानते कि मैं तुम्हारी कल्पना से सुंदर नहीं हूं, तो क्या अपने प्राण की बाजी लगाकर यहां तक आते? रानी ने कठोर शब्दों में से कहा, तुम मुझसे विवाह करो। अपनी पत्नी की सुंदरता का भ्रम इसी तरह लोगों में बनाए रखो, क्योंकि जब तक लोगों की नजरें मुझे देखेंगी नहीं, तो वह मेरी सुंदरता का अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे। तुम्हारा भी मान बढ़ेगा कि जिसे कोई नहीं पा सका उसे तुमने पा लिया। सरस कुछ सोचने लगा। उसे सोचता देख रानी ने कहा कि तुम यहां से जीवित नहीं जा सकते, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूं। सरस मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। रानी उसकी बात सुनकर खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर की नहीं रही। सरस ने एक कपड़ा निकाला और रानी के मुंह पर रख दिया। रानी बेहोश हो गई। सरस रानी को उठाकर महल के गुप्त द्वार से होता हुआ पास ही की अपने घर ले गया और वहां ले जाकर उसे बांध दिया। सरस जल्दी से फिर अपने घर से राजमहल में आया। कुछ पहरेदारों को होश आ गया था, वो भी उनसे बचता हुआ लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया। उसने ऐसा दिखाया कि यह एक बहुत बड़ी योजना थी। खीर में किसी ने कुछ मिला दिया था, जिससे हम सभी बेसुध होकर गिर पड़े। राजमहल के मंत्रीगण रानी के कक्ष में पहुंचे, लेकिन रानी वहां नहीं थी। रानी को कोई ले गया था। उन्होंने सुबह राज्य में घोषणा करवा दी कि रानी को जो भी ले गया है, हम उसे अपना राजा मानते हैं और रानी की शादी उसी से होगी। रानी को लेकर वापस महल में आ जाए। सरस अब राजमहल से जब अपने घर वापस गया तो उसमें रानी को खोला और उसे भोजन दिया। रानी ने कहा कि तुम अब जीवित नहीं रहोगे, तुमने मुझे यहां बंधक बनाया है। सरस ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें यही रहना होगा मेरे साथ।
तुम्हारा यही प्रायश्चित है। रानी बोली कि वो अभी यहां से जा रही। सरस ने बोला, जाओ लेकिन जल्दी वापस आना, क्योंकि सरस जानता था कि रानी का महल में जाना भी व्यर्थ है, क्योंकि आज तक जिस रानी को कभी किसी ने देखा ही नहीं, वह पहचानेगा कैसे। रानी वहां से भागते हुए अपने महल की ओर गई। महल पर पहुंची तो द्वार पर ही सिपाहियों ने उसे रोक दिया। रानी को यह देखकर उन पर बहुत क्रोध आया, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी, वह तो बहुत मजबूर थी। उसने कहा कि मैं रानी हूं, इस महल की तुम्हारी महारानी। सिपाही उसे देख हेंसने लगे, बोले जा यहां से अपनी शक्ल देख, क्योंकि जो हमारी रानी को ले भी गया होगा वह कोई भाग्यशाली राजा महाराजा होगा। वह तो रानी को अपनी पलकों में बिठाकर रखेगा, यहां ऐसे थोड़ी छोड़ेगा। उन्होंने द्वार पर से उसे हटा दिया। रानी को समझ आ गया था कि सरस ने चतुराई से उसके साथ यह खेल खेला है। रानी को किसी ने नहीं देखा है, इसलिए अब वो कुछ भी करें उसे कोई पहचानेगा ही नहीं। वो वापस सरस के पास लौट आई। सरस ने उसे कहा, आ गई, चलो अब कुछ खा लो। रानी वहीं रहने लगी और दिनचर्या के हर काम करने लगी। महल में अभी तक किसी को नहीं पता रानी कहां गई। रानी अब एक साधारण जीवन जीने लगी। जहां पहले वह सैकड़ों पहरेदारों से घिरी रहती थी, अब उसे खुद अपने हाथों से भोजन बनाना, पानी भरना और घर की सफाई करनी पड़ती थी। पहले वह जिस चतुराई से पूरे राज्य को नियंत्रित करती थी, अब उसी चतुराई से अपने नए जीवन को समझने की कोशिश कर रही थी। सरस उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता, लेकिन वह जानता था कि रानी का मन अब भी अपने महल और सत्ता में अटका हुआ है। कई दिनों तक रानी चुप रही, लेकिन फिर एक दिन उसने सरस से कहा, क्या तुम सच में मुझसे विवाह करोगे, या यह भी तुम्हारी कोई चतुराई है? सरस मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे विवाह तो उसी दिन कर लिया था जिस दिन तुम्हें यहां लाया, पर सच कहूं तो मैं तुम्हें किसी अधिकार से नहीं बल्कि इंसानियत से बांधना चाहता था। तुम अब भी स्वतंत्र हो, चाहो तो जा सकती हो। रानी चौंक गई। तुमने मुझे बंधक बनाकर रखा, मेरे राज्य से अलग किया, और अब कह रहे हो कि स्वतंत्र हूं। सरस बोला, हां, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच में कैद करता तो तुम्हारे दिल को भी कैद करता। लेकिन देखो, तुम्हारा मन अब भी वहीं है, अपने महल में अपनी गद्दी पर अटका हुआ है। रानी सरस की आंखों में प्यार भरी नजरों से देखने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह आदमी, जो न तो किसी सेना का राजा था न ही किसी युद्ध में विजेता, फिर भी उसने उसे जीत लिया था, उसके घमंड को, उसके भय को और उसके बनाए भ्रम को। कुछ दिन और बीते। महल में अब भी अफवाहें थीं कि रानी या तो मारी जा चुकी है या किसी और राज्य में छिप गई है। वहां के मंत्रीगण नए राजा की तलाश में थे। इधर रानी धीरे धीरे अपने नए जीवन को स्वीकार करने लगी थी। वह अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जो राजा झा देती थी, अब अपने हाथों से घर संवारती थी। उसके चेहरे में घमंड का नाम और निशान नहीं था। अब वह सीधी सादी एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन की रही थी। फिर एक दिन उसने सरस से पूछा, अगर मैं चाहूं तो क्या हम अपने राज्य लौट सकते हैं? सरस बोला, अगर तुम सच में वहां लौटना चाहती हो तो हां, लेकिन एक शर्त पर। अब तुम अपने छल से नहीं बल्कि अपने कर्म से राज करोगी। रानी चुप रही, फिर धीरे से बोली, राज करने की इच्छा अब नहीं रही, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे राज्य को एक अच्छा राजा मिले। सरस हंस पड़ा, तो फिर चलो अपने राज्य में, लेकिन इस बार एक नई पहचान के साथ। और फिर एक रात सरस और रानी अपने राज्य में लौटे, पर इस बार रानी ने न पर्दा किया न छल। वह सीधे दरबार में पहुंची और अपनी सच्चाई सबके सामने रख दी। लोग पहले हैरान हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि उनकी रानी, जो सबसे चतुर और सुंदर मानी जाती थी, असल में वह और भी खूबसूरत है। असली शक्ति उसके मन में थी, और अब वह भ्रम नहीं बल्कि हकीकत के साथ राज्य करना चाहती थी। सरस को वहां के मंत्रीगणों ने राजा बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने हंसकर मना कर दिया और बोला, राज करने के लिए शक्ति से ज्यादा समझदारी चाहिए, और वह इस रानी के पास है, मेरे पास नहीं। रानी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में छल नहीं, सच्चाई थी। कुछ समय बाद सरस का राज्य तिलक किया गया और वह राज्य का राजा घोषित हो गया। इस तरह जो कभी एक साधारण इंसान था, वह अब एक राज्य का राजा था, और जिस रानी को पहले कभी किसी ने नहीं देखा, आज वह उसकी पत्नी थी।